विदेश से ठगी और ठगी का ठिकाना भारत में। जी हां, कंबोडिया और दुबई में बैठे मास्टरमाइंड इंडिया में चला रहे थे ठगी का नेटवर्क और उसका हब बना आगरा। लेकिन ठगी का यह खेल ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि आगरा पुलिस और साइबर क्राइम की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। ठगी का पैसा फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों के करंट अकाउंट में घुसता और फिर क्रिप्टो करेंसी के रास्ते विदेश पहुंच जाता। लेकिन अब ये जालसाज सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आगरा में विदेशी ठगी का बड़ा जाल तोड़ा गया है। कंबोडिया, दुबई और नेपाल में बैठे मास्टरमाइंड्स इंडिया में बना रहे थे ठगी का पूरा सेंटर। ठगी का ये खेल होटल के अंदर चल रहा था, लेकिन पुलिस ने रेड मारकर इस पूरे रैकेट को धर दबोचा। थाना ट्रांस यमुना पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और एक होटल में छापा मारा। होटल में शातिर आरोपी ठगी की मीटिंग कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा प्लान बनता, पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को पकड़ लिया। देश में बैठकर भारत से चल रहा था ठगी का एक बड़ा खेल। आगरा पुलिस ने ऐसे शातिर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लगातार इस प्रकार का साइबर ठगी का खेल कर रहे थे, लोगों को कहीं ना कहीं फंसा रहे थे। इन 10 आरोपियों में 4 गाजियाबाद के, 4 आगरा के और 1 महाराष्ट्र और 1 नेपाल का व्यक्ति है। जिस प्रकार से पहले ये भोले भाले लोगों को फंसाते थे और उनका करंट अकाउंट खुलवाकर उसमें ये ठगी का पैसा जमा कराते थे, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ये पैसा विदेश ट्रांसफर कर दिया जाता था। एमएसएमई के माध्यम से रेंट एग्रीमेंट बनवाकर एक फर्जी कंपनी बनाते और उसमें भी करंट अकाउंट खुलवाकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पैसा आता था, उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेश भिजवा देते थे। तो कहीं ना कहीं विदेश में बैठकर जो इस प्रकार के फ्रॉड है वो लगातार इस प्रकार का काम कर रहे थे। कंबोडिया, दुबई, ऐसे कई सारे देश हैं जहां से इस प्रकार का काम चल रहा था, लेकिन आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब आगरा पुलिस कहीं ना कहीं इसके विदेश कनेक्शन और कई सारी चीजों को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देते थे। इसके बदले उनसे फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए जाते, फर्जी एमएसएमई कंपनी बनाई जाती, फर्जी रेंट एग्रीमेंट तैयार किया जाता और इन्हीं दस्तावेजों के दम पर करोड़ों की लिमिट वाला करंट अकाउंट खुलवाया जाता। इन खातों के जरिए ठगी के पैसे का पूरा नेटवर्क चलता। ठगी के बाद ये करोड़ों का पैसा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर विदेश भेज दिया जाता, यानी ठगी का पैसा डिजिटल रास्ते से सरहद पार। ये नेटवर्क सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक्टिव था। 10 अपराधियों को पकड़ा है, जिनके पास से हमें कई सारी अहम जानकारी मिली है। ये लोग विदेश में बैठे जो भी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उन्हें अकाउंट उपलब्ध कराते थे और जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी करंट अकाउंट की लिमिट की, वो यहाँ भोले भाले लोगों को पकड़कर उनके नाम से फर्जी तरीके से रेंट एग्रीमेंट बनाकर एमएसएमई कंपनी के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाते थे। ऐसे ही कुछ करंट अकाउंट हमें इनके पास से मिले हैं, जिनकी लिमिट कुछ की 1000 करोड़ लिमिट भी है, 100 करोड़ लिमिट भी है, 50 करोड़ की लिमिट भी है, और ये बाहर अवेलेबल करा के उनमें भोले भाले लोगों से साइबर फ्रॉड के माध्यम से पैसे लेते थे। इनके पास से और भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि किस तरीके से ये यहाँ बैठे हुए विदेश में बैठे हुए लोगों से बातचीत करते थे और किस तरीके से पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट कराकर बाहर भेजते थे। कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति नेपाल के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति महाराष्ट्र के रहने वाले हैं जो कि दुबई में बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ 4 लोग गाजियाबाद के और 4 लोग आगरा के इसमें गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 गाजियाबाद के, 4 आगरा के, 1 महाराष्ट्र का और 1 नेपाल का नागरिक शामिल है। ये सभी आरोपी लंबे समय से इस ठगी नेटवर्क का हिस्सा बने हुए थे। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। जांच में कंबोडिया और दुबई में बैठे मास्टरमाइंड्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। यानी ठगी का ये खेल सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ है। तो ये था आगरा के ठगी का वो नेटवर्क जिसे विदेश से बैठकर मास्टरमाइंड्स कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन आगरा पुलिस की सख्त कार्रवाई ने इस पूरे रैकेट की कमर तोड़ दी है। ठगी का पैसा चाहे क्रिप्टो में कन्वर्ट हो या फर्जी कंपनियों में घुमाया जाए, अब जालसाजों के लिए जेल मंजिल है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज। मेरठ में मामूली कहासुनी पर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। एक युवक की ईंट से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है और सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। या यूं कहें कि रंजिश और नशे ने ली मासूम की जान। सोते हुए पवन को दबंगों ने मौत की नींद सुला दी। मेरठ की ये वारदात सिर्फ हत्या नहीं, एक नशे और दबंगई की मिली जुली बर्बर तस्वीर है। कहानी से वारदात, वारदात से मातम और मातम से उठे सवाल। अब तक दबंगई ऐसे मासूमों की जान लेती रहेगी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार मासूम कब होंगे सुरक्षित। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी गांव में अचानक चीख पुकार मच गई। गांव का 26 साल का युवक पवन अपने घर के पास बने चबूतरे पर सो रहा था। तभी गांव का ही दबंग सोनू उर्फ मोतीलाल वहां पहुंचा और ईंट उठाकर ताबड़तोड़ वार कर दिया। दरअसल दिन में पूजा सामग्री को लेकर पवन और आरोपी में विवाद हुआ था। गांव की दुकान पर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात पुरानी रंजिश तक पहुंच गई। लोगों ने झगड़ा शांत करा दिया, लेकिन आरोपी ने बदला लेने का मन बना लिया। मेरठ के थाना सरदाना क्षेत्र के गांव भूनी में जो है एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई और हत्या भी एक मामूली सी बात को लेकर की गई। जो मरने वाला व्यक्ति है पवन, वो दूसरी दुकान से सामान लेने पहुंचा था। वहीं उसी के गांव के कुछ युवकों ने उसे रास्ते में रोका और उससे कहा कि तेरे द्वारा यानी कि हमारी दुकान से सामान क्यों नहीं लिया गया। वहीं पवन ने इसका विरोध किया और पवन ने कहा मैं तो मजदूरी करने वाला व्यक्ति हूँ, जिसको पैसे दूंगा उसकी दुकान से सामान लूंगा। और जब देर रात पवन अपने घर के बाहर सो रहा था तो उस पर ईंटों से वार कर दिया, जहां पर 15 वार जो है पवन पर किए गए और पवन की मौके पर ही कुचलकर हत्या कर दी गई। रात को शराब के नशे में धुत मोतीलाल ने मौका देखा और फिर मासूम पवन को मौत के घाट उतार दिया। ईंट से दर्जन भर से ज्यादा वार किए गए। जब तक पवन की सांसें थम नहीं गई, हमला चलता रहा। क्या नाम है जी आपका? नाम अमित कुमार, पिता का नाम वेद प्रकाश। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ जी, मैं मेरा भाई पवन अपनी भतीजी के लिए चौपले पर व्रत का सामान लेने गए थे जी। सामान लेकर आते जी हमें सड़क पर मिला विकास। विकास ने पूछा जी हाँ भाई मेरे हिस्से आप सामान क्यों नहीं लेते हो। हमने कहा भैया काम कर रहे सामान तो कहीं, उनका नहीं गिट्टा लो चमटो तमें सामान मेरे हिस्से ठाओगे तो ठीक है जी। इतने में यो बात होती रही, इतने में पहुंच गया जी सोनू उर्फ मोतीलाल। उसने कही कि तुम घर को चलो मैं तुम्हें घरों देखूँगा। घर आने के बाद में जी हमारा चच्चा का लड़का था पी खा रहे होंगे, मुँह भाषा आई होगी। मुँह भाषा होने के बाद में जब जी वहाँ पवन सो रहा था, उसने आके जी इसी रंजिश में उसके जी ईंट मार मार के जी उसकी हत्या कर दी जी। वारदात के बाद से गांव में हड़कंप मच गया। लोग दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस को खबर दी गई। सरूरपुर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया। एसपी देहात ने आरोपी को गिरफ्तार कर लेने की पुष्टि की है। देखिए, आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को थाना सरूरपुर के भुनी गांव क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि पवन पुत्र वेद प्रकाश पर किसी ने हमला किया है। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाने की टीम मौके पर पहुंची। वह पाया कि पवन पुत्र वेद प्रकाश पर मोतीलाल उर्फ सोनू त्यागी ने ईंट से हमला किया है। तत्काल पवन को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इसमें तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वह एक नामजद अभियुक्त मोतीलाल उर्फ सोनू त्यागी को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। पवन मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालता था, लेकिन अब उसकी मौत ने पूरे घर को उजाड़ दिया। परिवार वाले रो रो कर बेहाल हैं।
गांव में मातम पसरा है और लोग दहशत में हैं। मेरठ की ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, ये नशे और दबंगई की मिली जुली बर्बर तस्वीर है। सोते हुए इंसान को ईंटों से कुचल देना मानवता को शर्मसार करने वाला सच है। कहा सुनी से वारदात, वारदात से मातम और मातम से उठे सवाल कि कब तक दबंगई मासूमों और बेगुनाहों की जान लेती रहेगी। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। यौन शोषण और जालसाजी के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती भले ही सलाखों के पीछे हैं, लेकिन बाहर उनका खौफ अभी भी कायम है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पीड़िता छात्रा के चेहरे पर थोड़ी राहत जरूर दिखी, लेकिन मन के भीतर बेचैनी दिखाई दे रही है। सबकी जुबान पर एक ही बात, आधी जंग अभी बाकी है। उनको डर है कि बाबा अपने रसूख के जरिए कभी भी बाहर आ सकता है। यह रिपोर्ट देखिए और ऐसे बाबाओं से रहिए सावधान। पुलिस की गिरफ्त में जारी है बाबा चैतन्यानंद का खेल। कानून के खौफ से बेअसर बाबा चैतन्यानंद पुलिस को क्यों कर रहा गुमराह करने की कोशिश। बाबा का कोई छिपा मददगार या फिर बाबा लाचार। 17 लड़कियों का शोषण कर चर्चा में आए और पुलिस गिरफ्त में आ चुके चैतन्यानंद को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मामले के खुलासे के बाद भागते फिर रहे बाबा पर शिकंजा कसने के बाद बाबा चैतन्यानंद ने अपना नया खेल शुरू कर दिया है, जिसके जरिए वो पुलिस को छका रहा है, पुलिस के सामने पैतरे आजमाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या बाबा को अपनी करतूतों से अब डर लग रहा है या फिर कुछ और भी ऐसा है जो अभी सामने आना बाकी है। बाबा के गुनाहों की कोठरी का काला सच क्या कुछ और है जो खुलकर बाहर आना बाकी है। दिल्ली पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की गरज से बाबा के फोन और लैपटॉप को खंगालने में जुटी है। दिल्ली पुलिस को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी उर्फ रुद्रा के पास 3 फोन मिले, जिसमें से एक बेसिक फोन है। बाबा के बाकी 2 फोन से पुलिस को कुछ चैट मिले हैं, जिसका डेटा बाबा डिलीट कर चुका है। हालांकि बाबा के डेटा को रिकवर करने में दिल्ली पुलिस जुट गई है, जिसमें फोटो वगैरह के साथ दूसरे डेटा को दिल्ली पुलिस वेरीफाई करने की तैयारी में भी है। इसके अलावा चैतन्यानंद जहां जहां जाता था, दिल्ली पुलिस अब उसे वहां ले जाने की तैयारी में भी है। इतना ही नहीं, बाबा के पास रहने वाला आईपैड भी दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। हालांकि पहले तो चैतन्यानंद ने पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर जब पासवर्ड बताया तो वो भी गलत निकला। लंबे समय के बाद लड़कियों के शोषण करने वाला स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी उर्फ रुद्र को दिल्ली पुलिस ने आगरा से रविवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद स्वामी को लेकर दिल्ली पहुंची। स्वामी को मेडिकल कराया गया, उसके बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। लेकिन कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले जब उसे यहाँ थाने लाया गया तो उससे पूछताछ की गई। उसके पास से 3 मोबाइल फोन और 1 आईपैड उसके पास से बरामद हुई। उसके पास से कुछ सामानें भी थी, जिसमें एक अटैची, बड़ा अटैची, एक झोला वाला बैग जिसपे भगवा कलर का जो है उसका गमछा था। उसके अलावा एक और छोटा बैग जो है वो बाबा के पास से मिला है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच में सामने आया था और लड़कियों ने बताया था कि बाबा के एक फोन है जिसमें बाबा इस इंस्टीट्यूट के जो सीसीटीवी, जो लड़कियों के वॉशरूम के पास का सीक्रेट कैमरा, जो कि सुरक्षा के नाम पर जो कैमरा लगे हुए थे,
उसका एक्सेस अपने फोन पे रखता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि जो आईपैड बाबा के पास से मिला है, बाबा उस आईपैड का जो पासवर्ड है वो दिल्ली पुलिस को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। सूत्रों की माने तो चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी मामले में जांच पुलिस की कुछ खास बिंदुओं पर चल रही है, जैसे आरोपों में दम और इसका कितना बड़ा दायरा, मामला यौन उत्पीड़न, अश्लील मैसेज, जबरदस्ती की नजदीकियां और छात्राओं को धमकाने से जुड़ा है। अपने अधिकार का दुरुपयोग कर चैतन्यानंद पीड़िताओं को एजुकेशन डिग्री रोकने और मां काटने की धमकी देता रहा। बाबा के लिए दिक्कत ये है कि उसके खिलाफ पीड़ितों का बयान और गवाह भी हैं। पुलिस की जांच में ये दूसरा पॉइंट है। 16 पीड़ित छात्राओं के बयान धारा 183 बीएनएसएस के अंतर्गत जेएमएफसी के सामने दर्ज किए गए हैं, जो यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोपों की पुष्टि करते हैं। कुल 32 पीड़ित लड़की छात्राओं से पूछताछ की गई है, जिनमें से 16 ने एक तरह के आरोप लगाए हैं। पीड़िताओं के नाम उनकी सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट में इसे सील कवर में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा आरोपी चैतन्यानंद से जुड़े सहयोगी भी अहम हैं। 3 महिला सहयोगियों जिनके नाम दस्तावेज में लिखे हुए हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िताओं पर दबाव बनाया और व्हाट्सएप डेटा डिलीट करने में आरोपी की मदद की। ये तीनों स्वामी चैतन्यानंद की बेहद करीबी और विश्वास पात्र मानी गई हैं। जाहिर बात है कि ये भले ही बाबा की सहयोगी रही हों, लेकिन कानूनी फंदे से बचने के लिए अगर पलटती हैं तो चैतन्यानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पुलिस की जांच दायरे में है। 4 एनवीआर और 2 हार्ड ड्राइव जब्त की गई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब जांच के लिए भेजा गया है। स्वामी की सहयोगियों के मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। कुल मिलाकर पुलिस से बचने की कोशिश में बाबा चैतन्यानंद अपने ही फंदे में अब उलझ चुका है। चैतन्यानंद को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि भगवा चोला पहनकर उसके कर्मों का हिसाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो वो सिर्फ कर्म देखता है, किसी के तन या मन को नहीं। दिल्ली से जावेद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चैतन्यानंद ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कोई पहला बाबा नहीं है जिस पर लड़कियों, महिलाओं की यौन शोषण का आरोप लगा हो। धर्म और आस्था के नाम पर बाबाओं ने न केवल समाज और लोगों के भरोसे को ठगा, बल्कि इतना विकृत चेहरा पेश किया जिसने सनातन की जड़ें हिला दी। लेकिन एक सच ये भी है कि जिसने भी ऐसा किया, उसके किए की सजा उसे जरूर मिली। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए बाबाओं के इस माया जाल को, जिसने लाखों मासूमों की भावनाओं से खेला, सनातन धर्म में संतों की परंपरा को कलंकित किया। ये रिपोर्ट देखिए। नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया। एक बहन ने नारायण साईं और दूसरे ने आसाराम के खिलाफ साल 2013 में दुष्कर्म की शिकायत लिखाई। गुरमीत राम रहीम सिंह आरोप 2 शिष्याओं के साथ रेप। अदालत ने रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई। परमहंस नित्यानंद 2010 में वीडियो लीक हुआ।
तमिल अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे। नित्यानंद पर रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज हुआ। जमानत मिलने के बाद देश छोड़कर भागे। अगर आपको लगता है कि ये सिलसिला यहीं खत्म हो रहा है तो आप गलत हैं। सच ये है कि ऐसे तमाम मामले उजागर होते गए, लेकिन न तो बाबाओं के दरबार रुके, न यहाँ सिर झुकाने वालों को। अब जरा चंद और नामों पर भी निगाह डाल लीजिए। इच्छाधारी भीमानंद 2010 में गिरफ्तार, आरोप हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाते मिला। श्री मूरत द्विवेदी ने 1988 में दिल्ली के एक होटल में गार्ड के तौर पर शुरुआत की, बाद में भीमानंद के तौर पर पहचान बनाई। स्वामी प्रेमानंद, आरोप 13 लड़कियों के साथ दरिंदगी, अदालत ने 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई। श्रीलंका के रहने वाला विवादास्पद धर्मगुरु, आश्रम की शाखाएं ब्रिटेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और कई अन्य देशों तक पसरी। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, आरोप 16,108 युवतियों से दरिंदगी का टारगेट बनाया। 30 मार्च 1998 को कोलकाता की एक युवती के घर वालों ने शिकायत दर्ज कराई। फर्रुखाबाद के कंपिल थाने में बंधक बनाकर रखने और दुष्कर्म के आरोप की रिपोर्ट दी। वीरेंद्र देव के कंपिल आश्रम पर पुलिस ने छापा मारकर 11 सेवादारों को गिरफ्तार किया और युवती को छुड़ा लिया। बाबाओं की ये प्रोफाइल बताती है कि किस तरह साधना के नाम पर महिलाओं और लड़कियों को साध्य बनाने की कोशिश की गई, साथ ही सनातन संस्कृति को बदनाम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।